अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कौन पूछेगा मैं आपका होस्ट मुदस्सिर अलवी हाजिर है। नाज़रीन, इसराइल और ईरान की जंग को अब दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है और ज़बरदस्त किस्म के हमले जारी हैं दोनों तरफ से, और दोनों तरफ के जो दावे हैं वो इस बात का अक्कासी करते हैं कि नुकसान हो रहा है जी। और इसराइल का नुकसान इस वजह से थोड़ा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि इसकी तवक्को शायद इसराइल और उसके अलावा किसी दुनिया में किसी मुल्क को भी इस तवक्को ना थी कि ईरान जो है वो इतनी रेजिस्टेंस दिखाएगा और जो उनके मिसाइल्स हैं उनके टारगेट्स को हिट करेंगे और जो है वो दिन ब दिन तबाही का बायस बने रहेंगे। हमारे साथ इसी हवाले से गुफ्तगू में आज शामिल है एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब। हम उनको वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी अलवी साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी करंट क्या सिचुएशन आपकी नज़र में इस वक्त जो आज जो है वो काफ़ी दिन 13 जून के बाद जो आज हम 20 जून में बैठे हैं, तो अब तक की जो वार सिचुएशन है आपकी नज़र में क्या है? ये बढ़ती जा रही है एस्केलेशन, क्या इस हवाले से अपडेट आपके पास? जी अलवी साहब, आपने देखा होगा कि जब 13 जून को हमला किया था इसराइल ने, और बहुत मैसिव हमला किया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस प्लान के तहत किया है कि अब हम इतना ज्यादा हम खतरनाक हमला करेंगे ईरान पर कि शायद वो या उनकी हिम्मत जवाब दे जाएगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिंगल ट्रैक या वन साइडेड नहीं किया था। आपने नोट किया होगा उन्होंने हमला किया था जहाजों से भी, 200 जहाजों से भी, और जमीन पर उन्होंने ड्रोन चलाए ईरान की सरजमीन से, इनके एयर डिफेंस सिस्टम को नकारा किया या टेम्परेरी डाउन किया। और फिर सबसे खतरनाक था जो इनकी टॉप लीडरशिप को, वो भी 3 स्फीयर में, एक पॉलिटिकल लीडरशिप, स्पिरिचुअल लीडरशिप, मिलिट्री कमांडर्स और आर्मी चीफ, और सबसे बढ़कर उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो 9 थे उनको भी एलिमिनेट किया या टारगेट किया। जी जी। इसका मतलब ये था कि शायद ईरान के लिए ये इतना बड़ा ब्लो होगा कि ईरान घुटने टेक देगा और शायद ईरान की हिम्मत नहीं रहेगी, लेकिन ईरान ने 24 घंटे के अंदर कम बैक किया। ये बहुत बड़ा नुकसान था ईरान का, जाहिर है, जो आपकी लीडरशिप भी एलिमिनेट हो जाए, आपको इतना बड़ा मैसिव एयर स्पेस से आकर हमला भी कोई कर दे। एयरफोर्स पहले ही नहीं, आप डिस्कस हम पहले कई दिनों से कर रहे हैं कि ईरान की एयरफोर्स कोई ना होने के बराबर है, तो वो अंडर द सर्कमस्टांसेस ईरान ने जो वापस हिट बैक किया वो मेरा ख्याल है इसराइल की बहुत बड़ा सरप्राइज था। और हम कई दफा बात कर चुके हैं शायद पहले भी कि ईरान को बहुत सारी चीजों का डिसएडवांटेज है, टेक्नोलॉजी का है, मिलिट्री हार्डवेयर का है, सप्लाई का है, इकोनॉमी का हो सकता है, उनका तेल एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन एक एडवांटेज भी है ईरान को। ईरान को एडवांटेज ये है कि वो 70 गुना बड़ा मुल्क है इसराइल की निस्बत, और जी जी। पाकिस्तान से कंपेयर करें तो केपीके का चौथा हिस्सा है उसका जोग्राफियाई रकबा। इतना थोड़ा छोटा मुल्क है, पॉपुलेशन भी 10 गुना कम है ईरान की निस्बत। तो ईरान ने जो टारगेटिंग स्ट्रेटजी की है वो बहुत अच्छी पिछले एक हफ्ते के अंदर की है, और उसने सरप्राइज ये दिया है कि उसने पेनिट्रेट किया है उनके एयर डिफेंस को। पहले तो वो जिस स्पेस से गुजर के जा रहा है वो मिडल ईस्ट के जो दूसरे अरब मुल्क हैं उनकी स्पेस पे इंटरसेप्ट किया जाता है, उनके मिसाइलों को। फिर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो समंदर में खड़े हैं वो इंटरसेप्ट करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल को, उनसे भी बचकर जब निकलते हैं। तो फिर 4 लेयर्स का एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, एरो 3 है, एरो 2 है, डेविड स्लिंग है, और फिर आयरन डोम आता है जिसका हम सब जिक्र कर रहे हैं। इनसे भी गुजरकर अगर उनके 15-20% पर जो ईरान मानता है और के पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये एक किस्म की अचीवमेंट थी। मैं CNBC का देख रहा था एक रिपोर्ट जिसके अंदर वो इजरायली ऑफिशियल्स के रेफरेंस देते हुए, उनको कोट करते हुए कह रहे हैं कि हम पहले दिन हमने 90% इंटरसेप्ट कर लिए थे मिसाइल, और जो पिछली रात गुजरी है उसमें उन्होंने 60% किए थे। इसका मतलब ये है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी एग्जॉस्ट करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जिसकी वजह से आप देखें कि इफेक्टिवनेस ईरान की इसराइल के अंदर बढ़ती जा रही है। और अली साहब, जितनी बढ़ेगी इनकी अटैक की कैपेबिलिटी, उतना ही लोग डिमोटिवेटेड होंगे और वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेंगे। अब खालिद साहब, ये जो टारगेटिंग है, क्या एग्जैक्ट टारगेटिंग है आपकी नजर में? क्योंकि वो तो इसराइल तो कह रहा है आबादी को हिट कर रहे हैं, ऑफिस को हिट कर रहे हैं, जैसे आज वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हिट किया या जो करीबी इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचाया। क्या वो जो सिविलियन को टारगेट कर रहा है ईरान, या मिस टारगेट है, या वहां पे कोई ना कोई इंस्टॉलेशन होती है? देखिए अली साहब, ये सारी दुनिया कोशिश करती है, मलाइन करने की भी करती है, रियलिटी भी होती है, लेकिन आप साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस वॉरफेयर भी करते हैं, जिसके अंदर आप दूसरे मुल्क को ये गर्दानते हैं कि वो अनएथिकल हैं, वो फेयर नहीं खेल रहे, वो कानून की पासदारी नहीं कर रहे, वो आपको करते रहना चाहते हैं। और वो जाहिर है जब आपको ये रियलाइज करवाते हैं, और ये एक प्रोपेगेंडा की कैटेगरी में आता है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये दूसरे हर मुल्क प्रोपेगेंडा करता है।
एट द एंड ऑफ द डे आपने ये देखना है कि आपने कितनी हद तक आप कामयाब रहे हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। आया आपने इस हद तक achieve कर लिया है कि उसकी विल टू फाइट, जिसको मैं कह रहा हूँ, यानी आप दुश्मन के लड़ने की सलाहियत को हिट जब करते हैं, असल अचीवमेंट आपकी ये होती है। तो बहुत हद तक कामयाबी ये हुई है कि आज मैं अभी एक चैनल पर था और वहां पे एक ईरान से एक जर्नलिस्ट थे जो वहां से बता रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमें खबरें मिली हैं कि वहां पे पानी नहीं मिल रहा, लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं, इनसिक्योरिटी है। हाँ जी, वो और बंकर्स लास्ट में रहते हैं पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टाइम। जी जी। और अलवी साहब जो पॉइंट नोट करने वाला है कि वो कौम को आदत भी नहीं थी बंकर में रहने की जी जी। और सारी सारी रात बगैर बिजली के गुजारने की, ये उनके लिए नॉर्मल नहीं था। उन्होंने तो दूसरों के साथ ये किया था, उनके साथ तो पहली दफा हुआ है। तो ये एक विल टू फाइट वो हिट कर रहे हैं बुनियादी तौर पर। मेरा ख्याल है कि ये अगर ये कैंपेन जारी रही, लॉन्ग टर्म में दोनों मुल्क चाहेंगे, क्योंकि ईरान का स्टेमिना कम है मिलिट्री का, लेकिन इजराइल का मुझे लगता है स्टेमिना कम है पब्लिक का। तो देखिए दोनों किस तरफ। हाँ, पब्लिक प्रेशर भी बिल्डअप होगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम तो उसको खत्म करने चले थे, तो हम जो है हमारे यहाँ बम आ रहे हैं। जी जी सही। अच्छा, ये जो कुछ आईडीएफ के जो टारगेट्स हैं उनको भी हिट की करने में कामयाब रहा, तो इस हवाले से कोई ऑथेंटिक आपके पास न्यूज़ है कि वाकई जो ईरानी डिफेंस फोर्सेस हैं उसकी इंस्टॉलेशन या ऑफिस को टारगेट किया गया? और खासकर पे जो कल खबर थी कि मोसाद के जो कोई हेडक्वार्टर है या कोई बड़ा उसका ऑफिस है उसको किया गया। देखिए, बहुत ज्यादा सख्त सेंसरशिप है, खास तौर पर इजराइल ने बहुत ज्यादा सेंसरशिप ऐड की हुई है। उन्होंने टीआरटी के और अल जजीरा और इस तरह के और चैनल्स के लोगों को निकाला भी अपने मुल्क से, आप नोट करें। तो वो निकाला तभी जाता है जब आपको ये क्लियर हो कि कोई रिपोर्टिंग ऐसी हो जाएगी या कोई ऐसी जो उनको फेवर नहीं करती, समझे, वो रिपोर्ट हो जाएगी जिसकी वजह से वो किया जाता है उनको। तो मेरा ख्याल है कि ये ऑथेंटिक तो अभी कोई भी नहीं बता पा रहा, क्योंकि सोर्सेज किसी के पास नहीं है। क्लेम वर्सेस क्लेम हो रहे हैं, और वो क्लेम में ज़ाहिर है कितनी सच्चाई है वो तो कुछ आने वाले वक्तों में पता लगेगी। लेकिन अगर जितनी भी सच्चाई अगर है और उसको जितना भी अंडरमाइन करें, उसके बावजूद आप नोट करें कि बहुत हद तक ईरानी रिस्पॉन्स जो है वो बहुत सारी दुनिया को सरप्राइज दे रहा है, और इसीलिए आपने नोट किया कि वेस्ट की और खासतौर पर अमेरिका की टोन चेंज हुई है। सही। अच्छा, अभी एक अंदाजे के मुताबिक एक वर्किंग हुई है कि जो है वो 90% जो है वो कैप्चर हो जाते हैं, या 60% हो जाते हैं, या 50% हो जाते हैं। तो फिर इस तरह ईरान जो है वो कितने मिसाइल फायर करेगा और कितने दिन तक करता रहेगा? क्योंकि अभी तो ये लड़ाई लामतना ही नजर आ रही है फिलहाल, तो इसकी सीज फायर का कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। देखिए अली साहब, मुझे तो अभी ये भी यकीन नहीं है कि इनके पास यही सिर्फ मिसाइल थे जो इस्तेमाल देते हैं। मुझे ये भी है कि शायद इनके पास ये लेडर ऑफ एस्केलेशन ग्रेजुअल बढ़ा रहे हैं ईरान। इजराइल भी यही कर रहा होगा, लेकिन ईरान मुझे लगता है कि वो सारे अभी कार्ड शो नहीं कर रहे। वो रोजाना की बुनियाद पर आपने नोट किया होगा ज्यादा एक्यूरेट मिसाइल मार रहे हैं, ज्यादा प्रिसीजन से मार रहे हैं, और ज्यादा सीरियस टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। यानी मोसाद का हेडक्वार्टर, उनका स्टॉक एक्सचेंज, ये वो होते हैं जिनकी कौम का नर्व सेंटर होता है। जब आप ऐसे टारगेट्स को मारना शुरू करते हैं तो उससे आपके कौम की विल, यानी लड़ने की जो एक जज्बा होता है, वो टूटता है, और आप में एक इनसिक्योरिटी बढ़ती है, और आप खौफ का शिकार होते हैं कि शायद अगर आज ये हो गया 6 दिन, तो 15 दिन क्या होगा, 25वें दिन क्या होगा। और यही ईरान कर रहा है। और जितने मिसाइलों की उनकी एक्यूरेसी, उनकी लिथैलिटी, उनका वॉर हेड और डैमेज जितना ज्यादा बढ़ रहा है, उतनी ही इजराइल के लिए परेशानी का बायस होना चाहिए। और उतनी ही कल को जब भी सीज फायर होती है, कोई मुल्क पड़ते हैं, तो उसमें ईरान की नेगोशिएशन पोजीशन बेहतर होगी इसकी वजह से। सही, ये फर्क पड़ेगा। ठीक। अच्छा, बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं कर पाई ईरानी जो फिजाइया है, क्या उसको खत्म कर दिया गया या वो हिस्टोरिकली ऐसी ही रही है? वो देखिए अली साहब, हिस्टोरिकली उतने एयरफोर्स पर काम नहीं हुआ, क्योंकि ये पासदाराना इनकलाब के पास कंट्रोल ज्यादातर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का, ये स्ट्रेटेजिक वेपन्स का है। एयरफोर्स उनकी जो है, उसके पास जो फाइटर जहाज हैं वो F-14 और F-4 है। ये दोनों अमेरिका के बने हुए हैं और शाहजहां के जमाने में लिए गए थे। यानी उसके बाद से उनको बड़ी मुश्किलात पेश आई हैं अपना एयर डिफेंस का सेटअप मेंटेन करने में, और खासतौर पर फाइटर जहाजों को मेंटेन करने में ईरान को बहुत मुश्किलात आई, क्योंकि उनको स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलते थे, और बड़ी मुश्किल से मेंटेन किया। और दूसरा, ईरान की लिमिटेशन एक और भी थी। देखिए, ईरान को शायद ये मालूम हो, मैं अगर जब इसका फर्दर तज्जिया करता हूँ कि क्यों उन्होंने एयरफोर्स पर काम नहीं किया, तो शायद उनको ये पता था कि जो आजकल हालात हैं कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, अरब मुल्क जो रास्ते में आ रहे हैं, वो तो उनको पहुंचने भी नहीं देंगे इसराइल तक, और उनकी काबिलियत है भी नहीं। ये जो प्रेजेंट जहाज है F-14 F-4 बता रहा हूँ, ये तो और उसको रिफ्यूलिंग की भी जरूरत पड़ती है ऑब्वियसली जहाज को। एग्जैक्टली जी। और ये इनकी जो रेंज है, ये तो वन साइडेड भी इसराइल तक नहीं पहुंच सकते। और फिर रास्ते में जो हॉस्टिलिटी देखी जा रही है ईरान के वेपन्स की, जो ईरान सरफेस टू सरफेस मार रहा है,
वो भी इंटरसेप्ट हो रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए फाइटर जहाजों को कैसे वो जाने देते। तो शायद इसी वजह से उन्होंने ज्यादा काम जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल पर ही किया है और वो पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। सही सही, बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब। प्रोग्राम में एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।